ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। शुरुआती तौर पे ये इसका भी इवोल्यूशन हुआ, क्रांति धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले ज़्यादा वर्करों पे, लेबर पे फोकस था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोला करते थे उसको, IR। वर्करों के लिए कायदे कानून जो सरकारी है उसको मेंटेन करना, यूनियन है तो यूनियन के साथ रिलेशंस, यूनियनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना, कोर्ट केसेस हैं तो वो सब ध्यान में रखना, ये सब टाइप का काम होता था। फिर धीरे धीरे रिकॉर्ड्स और पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी बढ़ी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन PA बोलते गए, और फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट का एस्पेक्ट आया तो HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हुआ। अब HR डिपार्टमेंट बेसिकली एक स्टाफ डिपार्टमेंट है जो दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, तो वो बॉस नहीं है। ऑफ कोर्स HR डिपार्टमेंट का मैनेजर HR के लोगों का बॉस है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन बाकी उनका काम है बाकी डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना, मार्केटिंग को सपोर्ट करना। किस तरह से सपोर्ट करना? एम्प्लॉय रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, खास करके जब से शुरुआत होती है रिक्रूटमेंट से। किसी डिपार्टमेंट को आदमी चाहिए तो साथ में मिलके ही ये सारा कंसल्टेशन में जॉइंटली होता है। रिक्रूटमेंट में दो चीज़ें की जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है कि भाई आदमी काम क्या करेगा वो डिसाइड करो। तो दो डिपार्टमेंट, HR और जो डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट रखी है, डिस्कस करके जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन आता है, कौन ये काम के लिए फ़िट रहेगा। तो जो हमको कैंडिडेट चाहिए उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, पढ़ाई क्या होनी चाहिए, इसको जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ये होने के बाद HR वाले कैंडिडेट्स का सोर्सिंग करते हैं अलग अलग मीडिया से, फिर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, फिर लाइन डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है। HR सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है, डिसीजन वो लेता है। एक बार एम्प्लॉई आ गया तब शुरू में HR हेल्प करता है। कभी कभी एम्प्लॉई को दूसरे शहर से आ रहा है तो उसको घर ढूंढने में मदद करना, उसके बच्चों की स्कूल का एडमिशन के लिए चिंता करना वो सारी सेटल डाउन होने में मदद करना। फिर इनिशियली कंपनी में आए तो उसका ओरिएंटेशन, इंडक्शन कराना, लोगों से इंट्रोडक्शन करवाना, जनरली कंपनी के बारे में बताना। ये सब जनरल इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन प्रोसेस होने के बाद और शुरुआती थोड़ी ट्रेनिंग के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट को उसके डिपार्टमेंट में सौंपा जाता है। तो ऐसा HR का काम ख़त्म हो गया। फिर HR को यूजुअली उसकी रिकॉर्ड्स और पेपर वर्क और वही सब एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, सैलरी, लीव, एब्सेंटिज़म, वो टाइप के देखना होता है जनरली। कभी कभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इशू आते हैं, जब कभी कभी ISO जैसी सर्टिफिकेट ली हो तो मैंडेटरी ट्रेनिंग देनी होती है। कभी कभी एम्प्लॉई को नीड होती है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, कभी उसका बॉस कहता है कि उसको नीड चाहिए, कभी HR इनिशिएट करता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। TNA, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉई अपने व्यूज़ रख सकता है, उसका बॉस व्यूज़ रख सकता है। ऐसा वैसा करके एक ट्रेनिंग नीड बनाई जाती है अलग अलग एम्प्लॉयज़ की। फिर उसको फाइनलाइज़ करने के बाद कौन सी फैकल्टी देगी, कंपनी में से ही कोई ट्रेनिंग देगा, बाहर से ट्रेनिंग आएगी, किस टाइप की ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है उसके डिपार्टमेंट के रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, या फिर सॉफ्ट स्किल है, बिहेवियरल, एटीट्यूडिनल, मोटिवेशनल है, वो सब चीज़ें देखी जाती है। फैकल्टी आती है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज HR करवाता है। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनीज़ का फीडबैक लिया जाता है। अप्रेजल, ट्रेनिंग के बाद क्या परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ एम्प्लॉयज़ का, उसका भी फीडबैक लिया जाता है डिपार्टमेंट और बॉसेस से। तो ये सारा प्रोसेस में HR उनको हेल्प करती है। HR वाले लॉन्ग टर्म कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी सोचते हैं कि कैरियर, कंपनी में लंबे टाइम से एम्प्लॉई है तो उसकी भी ग्रोथ हो और कंपनी की भी ग्रोथ हो, दोनों एक दूसरे को पारस्परिक अवलंबित है। तो इसमें भी HR काम करता है। सालाना जनरली एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, जिसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़ानी चाहिए, सैलरी रिवाइज़ करनी चाहिए, एम्प्लॉई को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, उसको ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसकी छटनी कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए। प्रमोशन में भी कभी कभी रियल प्रमोशन है जबकि जिम्मेदारी और अथॉरिटी बढ़ती है, कभी कभी खाली डेजिग्नेशन अच्छा दिया जाता है, खासकर जिम्मेदारी अथॉरिटी बढ़ती नहीं है, लेकिन अच्छा तो लगता है कि डेजिग्नेशन आपका अच्छा हुआ। तो ये सारे डिसीशंस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद लिए जाते हैं। वैसे तो साल में एक बार होता है, लेकिन अलग अलग पीरियोडिकली भी किया जा सकता है। अप्रेजल में भी अलग अलग तरीके हैं। सेल्फ अप्रेजल भी होता है जिसमें एम्प्लॉय खुद अपने बारे में बताता है कि उसको अपना परफॉर्मेंस कैसा लगा, उसका बॉस अपना इनपुट देता है।
कभी कभी 360 डिग्री अप्रेजल है, जिसमें मेरा बॉस मेरा अप्रेजल करता है, मैं खुद मेरा अप्रेजल करता हूँ, मेरा जूनियर भी मेरा अप्रेजल करता है, और मेरे पीयर मेरे लेवल के लोग भी मेरा अप्रेजल करते हैं, दूसरे लोग भी कंपनी के मेरा अप्रेजल करते हैं, मे बी सप्लायर्स और कस्टमर्स भी अप्रेजल करते हैं, तो एक वेल राउंडेड पिक्चर ली जाती है। अप्रेजल में अगर टारगेट है तो टारगेट अचीव किया, तो नंबर है, आंकड़े हैं, तो बहुत सिंपल है, तो क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव अप्रेजल हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि टारगेट है या नहीं है, तब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि बुरा, वो जजमेंट के ऊपर है। तो आंकड़े तो देने की कोशिश की जाती है, लेकिन आंकड़े देना एक सब्जेक्टिव और जजमेंटल प्रोसेस तो है, और ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो शायद ओपिनियन ज़्यादा राउंडेड और बैलेंस्ड रहेगी, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से अप्रेजल कंपनियाँ अलग अलग करती हैं, जिसमें HR इन्वॉल्व होता है। उसके बाद के जो डिसीजन होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, इंक्रीमेंट विंक्रीमेंट बोनस वगैरह, जो भी परफॉर्मेंस बोनस इंसेंटिव, उस टाइप के डिसीजंस में HR वाले बड़ी रिट्रेंचमेंट करनी है, रिस्ट्रक्चरिंग करनी है बड़े पैमाने पे, तो उसमें भी उनको इन्वॉल्व अनफॉर्चुनेटली होना पड़ता है। कभी कभी काउंसलिंग करनी पड़ती है, एम्प्लॉय को कोई ग्रीवेंस है, डिपार्टमेंट कहता है कि आप ज़रा इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, HR खुद कभी इनिशिएट कर सकता है। HR वाले अलग अलग सर्वे कर सकते हैं, कंपनी के अंदर माहौल कैसा है, क्लाइमेट सर्वे, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन सर्वे, कभी कभी बाहर की कंपनियों के साथ या इंडस्ट्री के साथ सैलरी सर्वे का डिटेल लिया जाता है कि भाई बाज़ार में सैलरी क्या चल रही है, क्योंकि आपको बाज़ार से लोग रिक्रूट करने हैं, तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि जनरली बाज़ार में क्या सैलरी दी जाती है, तो आपको ज़्यादा देनी, कम देनी, उस लेवल पे देनी, वो सब डिसीजंस के लिए HR वाले पॉलिसीज़ बनाते हैं, पर्सनल पॉलिसीज़, HR पॉलिसीज़, लीव की पॉलिसी होती है, एब्सेंटिज़म, डिसिप्लिनरी एक्शन की पॉलिसी, ड्रेस कोड की पॉलिसी हो सकती है, पेपर वर्क रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स रिलेटेड, किसी को जॉइनिंग लेटर देना है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है, उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, तो उस टाइप के कायदे कानून, ऑफिस आवर्स, उस सब की पॉलिसीज़ बनाना भी HR का काम है। डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी है तो वो भी HR को एडमिनिस्टर करना पड़ता है। लीगल एस्पेक्ट्स, कोर्ट केसेस, एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो इन सब चीज़ों में भी HR को इन्वॉल्व होना पड़ता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कभी कभी बड़ी कंपनियां निकालती हैं, VRS जिसको बोलते हैं। काफ़ी टाइम तक कंपनियों ने काम किया और कंपनी चाहती है कि ये लोग एक लमसम लेके कंपनी से अलग हो, तो कंपनी का कॉस्ट कम हो, तो ये डिज़ाइन करने, इम्प्लीमेंट करने में भी HR डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। सो एसेंशियली ये सारी चीज़ें जो है, एग्ज़िट इंटरव्यूज़, कोई नौकरी छोड़ के जाता है तो HR वाले उनको पूछते हैं कि भाई कंपनी के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, कोई इम्प्रूवमेंट लगा आपको, क्योंकि आदमी अभी छोड़ रहा है तो वो फ्रेंकली फ्रीली अपने व्यूज़ देगा, ऐसा माना जाता है। तो ये भी एक कंपनी को सुधारने में हेल्पफुल हो सकता है। सो ये सब चीज़ों में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रोल रहता है। अगले सब्जेक्ट्स पे, बाकी सब्जेक्ट्स पे हम आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू।